चलिए आज से हम नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स सबसे पहले होता क्या है, इकोनॉमिक्स के बारे में हमें ये जानना है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। एक तो होता है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, और एक होता है आपका इकोनॉमी जिसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, होता क्या है, इसी हमें अर्थशास्त्र के अंदर अर्थव्यवस्था को पढ़ना होता है। अर्थशास्त्र क्या होता है कि बड़े लेवल के ऊपर किसी चीज के बारे में, जैसे पैसा है हमारे पास, उन पैसे का किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थशास्त्र के अंदर सिद्धांतों के बारे में बात करना होता है, सिद्धांत के ऊपर। और जो अर्थव्यवस्था होती है, उस अर्थव्यवस्था के अंदर हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमें पैसे का प्रयोग करना है, कहां पर क्या पैसा यूज करना होता है, वही चीज होती है इसी के अंदर। ठीक है, जैसे हमने यहां पर कुछ लिखा हुआ है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है अर्थशास्त्र व अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र के अंदर ही क्या आती है, आपकी अर्थव्यवस्था आती है। अब इस अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है कि पैसे का हम किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं, और लिमिटेड संसाधनों के द्वारा हमें मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करना होता है। यानी कि जो आय है हमारी वो ज्यादा होनी चाहिए, सोर्स हमारे पास कम होना चाहिए। जैसे ये हमारा डिजिटल बोर्ड है, हमारे पास क्या है, डिवाइस एक है, इस एक डिवाइस से हमें मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करना है। दिन में हम पढ़ा लेते हैं, दोपहर को हम क्लास रिकॉर्ड कर लेते हैं, शाम को यहां पर थिएटर बना लें। अब चीज तो एक ही है ना, रेवेन्यू क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। यहां से रेवेन्यू का मतलब इनकम जनरेट करना, मैक्सिमम इनकम जनरेट करना लिमिटेड संसाधनों के द्वारा, उसी को हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र। वही चीज होती है, आपके पास सारी चीजें उपलब्ध होती है। ठीक है, मैं आपको हमेशा यही कहूंगा कि आपके पास हमेशा मिनिमम चीजें ही होनी चाहिए, और मिनिमम चीजों से आप मैक्सिमम रेवेन्यू ही जनरेट करना। ठीक है, और उसी को कहा जाता है यहाँ पर अर्थशास्त्र। कोई भी चीज हो आपके पास, सारी चीजें जितनी मेरे पास है उतनी आपके पास भी है, आपको उससे मैक्सिमम प्रयोग करना चाहिए। कई बार कहते हैं ना, जैसे घर के अंदर मान लो कोई मजदूर आ गया, मजदूर को हम कितने रुपए देते हैं, 500। अब दिन के अंदर वो बैठा भी देख गया ना, तो आपको ऐसे लगेगा ना ये खाली बैठा 500 रुपए लेके जाएगा, उससे कुछ ना कुछ काम करवा ले, पूरा उससे निचोड़ करवाना। वही हमें अर्थशास्त्र सिखाता है। ठीक है, कई बार हम कहीं जाते हैं, ठीक है, मान लो आपको वो कहेगा कि आप होटल के अंदर रुक रहे हो, होटल वाला कहेगा 2000 रुपये लगेंगे। आप 2000 रुपये के अंदर होटल के अंदर ठहरोगे, आप उस होटल की सारी चीजें यूज करोगे, 2 बार 3 बार नहा भी लोगे, होटल के अंदर रह रहे हो तो, है ना। ठीक है, साबुन सुबुन दे रखी है, उनका भी पूरे इस्तेमाल करोगे। ठीक है, उसी को कहते हैं अर्थशास्त्र, वही होता है असली अर्थशास्त्र। ठीक है, यही चीजें होती हैं। बिल्कुल आपको रियल लाइफ के साथ जोड़ के मैं आपको बताऊंगा अर्थशास्त्र के बारे में कंप्लीटली। ठीक है, कंपैरिजन करते रहना। यहाँ पर हमारे पास जो संसाधन क्या होंगे, लिमिटेड संसाधन। कैसे होते हैं यहाँ पर हमारे पास, लिमिटेड संसाधन, और इन्हीं लिमिटेड संसाधन से मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करना, यानी कि जो इनकम हमारे पास है वो ज्यादा आनी चाहिए। बट यहां पर जो हमारी इच्छाएं हैं, डिजायर है, वो क्या होती है, अनलिमिटेड। ठीक है, हम सोचते हैं कि इस बोर्ड से कुछ और भी कर लें, हम सोचते हैं कि ये बोर्ड कुछ और बाहर निकाल के भी चीजें दे दें। कैसा हो सकता है, नहीं। ठीक है, इच्छाएं तो बहुत है, ठीक है, बट मैक्सिमम जो इच्छाएं पूरी करता है कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज से, उसी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स। अब किस तरीके से हमारे पास जो संसाधन है, उन संसाधनों का हमें प्रयोग करना होता है। ठीक है, संसाधनों का जो प्रयोग होता है उसी से, जैसे किसका चयन करना है, किसका वितरण करना है, वही चीज। एक तो होता है यहाँ पर प्रिंसिपल बेस्ड स्टडी, यानी कि सिद्धांत, जहां पर सिद्धांतों के अनुसार चलना होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र। जैसे देश की पूरी जीडीपी किस तरीके से चलानी होती है, वहां से पहले से कुछ सिद्धांत होते हैं। ठीक है, जैसे अलग अलग सिद्धांत दिए गए थे। जैसे एक एडम स्मिथ होते हैं, अर्थशास्त्र के जनक कहते हैं जिन्होंने हमें कर का सिद्धांत दिया था, और उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार हम पैसे का लेन देन रखते हैं और ग्रोथ करते हैं उसी तरीके से, उसी को अर्थशास्त्र कहा जाता है। एक इधर आता है आपका व्यवहारिक प्रिंसिपल बेस्ड। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई चीज है, उसका हम मैक्सिमम प्रयोग कर रहे हैं और उसी से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, कहां से पैसा आया, किस तरीके से उसको कहां कहां इस्तेमाल करना है, वो सारी चीज वो किसके अंदर आएगी, अर्थव्यवस्था। यानी कि व्यवहार किसी भी चीज का व्यवहारिक तौर के ऊपर हम अध्ययन करते हैं तो क्या आएगी वहां पर, अर्थव्यवस्था। और इसी व्यवहारिक तौर को बड़े तौर के ऊपर हम यूज करेंगे तो उसको हम क्या कह देंगे, यहाँ पर इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो यही है। अब इसके अंदर आपको सबसे पहले जानना है अर्थव्यवस्था के बारे में, कि अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होता है। यहाँ पर
अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था क्या होती है? सीमित संसाधनों में अधिकतम उत्पादन। जितने भी हमारे पास संसाधन दिए गए हैं ऑलरेडी, उन्हीं से हमें मैक्सिमम क्या करना है? उत्पादन करना है। उसी को हम क्या कहेंगे? अर्थव्यवस्था। और इसी अर्थशास्त्र के जो जनक है, इसको किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक। इनको क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन। कौन सी पुस्तक लिखी है? वेल्थ ऑफ नेशन। 1776 के अंदर ये पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। और इस पुस्तक के अंदर हमें क्या दिया जाता है? कर का सिद्धांत। ये जो कर है, कर को इंग्लिश में यहां पर कहेंगे टैक्स। टैक्स का सिद्धांत, किस तरीके से टैक्स लगना चाहिए। आज इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा टैक्स लगता है, आपने देखा होगा। जैसे ही आपकी इनकम ऑफ ग्रोथ बढ़ती चलती है, तभी आपका जो टैक्स है वो बढ़ता चलता है ना। आपने देखा होगा, जैसे अभी तक किसी के पापा अगर घर के अंदर 5 लाख से ज्यादा कमाते हैं, ठीक है, तो उनको टैक्स देना पड़ता है। किसी की इनकम अगर ईयरली 20 लाख से ऊपर है, तो उसको भी अलग से टैक्स देना पड़ता है। ये एक लेवल इस तरीके से आ जाता है कि मैक्सिमम टैक्स जो आपका 50% तक चला जाता है, 50% टैक्स। अगर आप साल के अंदर 1 करोड़ रुपए कमाओगे तो 50 लाख ही आपको मिल पाएगा। 50 लाख आपको टैक्स के तौर पे देना पड़ता है, ठीक है। तो यही इंडिया के अंदर टैक्स लग रहा है। अब धीरे धीरे क्या कर रहा है, इस टैक्स से लोग परेशान होते जा रहे हैं। तो विदेश के अंदर क्या है, एक पीपीटी पर ट्रांजेक्शन टैक्स लगाया जा रहा है, पीटीटी पर ट्रांजेक्शन टैक्स। आप एक भी ट्रांजेक्शन करोगे तो धीरे धीरे उस टैक्स का आपको हर्जाना देना पड़ेगा साथ साथ में। जैसे भारत सरकार क्या कर रही है, अभी आपको फोन पे, भीम और यूपीआई आईडी चलाते होगे, आप सभी पेमेंट करते हो यूपीआई से करते होगे, करते हो ना। कोई भी छोटी मोटी पेमेंट है, तुरंत क्यूआर कोड स्कैन किया कर दो। जैसे सर बोलने की फीस पेमेंट करो, आप कहते हो कि सर मैं तो फोन पे कर दूंगा, भीम कर दूंगा, यूपीआई कर दूंगा, है ना। धीरे धीरे क्या होगा, इस चीज की हमें हैबिट पड़ जाएगी। और हैबिट पड़ने के बाद में गवर्नमेंट क्या करेगी, इन एक एक ट्रांजेक्शन के ऊपर आपसे टैक्स लेना शुरू कर देगी, चाहे वो एक मिनिमम अमाउंट क्यों ना हो। अगर आप लोग ज्यादा यूज करते हो तो आज के समय देखते होगे फोन पे, गूगल पे या भीम वगैरह ये प्लेटफॉर्म चार्जेस लेने लग गए 1.9 रुपीज। आप जब मोबाइल का रिचार्ज करते हो तो एक अलग से आपको टैक्स और देना पड़ रहा है उसके साथ। शुरुआत में ये नहीं देना पड़ रहा था। ये वही खेल है जो जियो ने शुरू किया था इंडिया के अंदर। जियो ने क्या किया था, फ्री में हैबिट डाल दी, ये लो सभी को फ्री में यूज करो, जितना डाटा यूज करना है अनलिमिटेड डाटा यूज करो। किया था अनलिमिटेड कॉल। शुरुआत में लोग 12-12 घंटे तक कॉल के ऊपर लगे रहते थे। ऐसे लग रहा है जैसे किसी दूसरे देश, किसी ग्रह से आए हैं, एलियन जैसे हो रहे थे। 12-12 घंटे मैंने खुद देखे हैं, 12-12 घंटों तक लगातार फोन चलते रहते, ठीक है। एकदम से जैसे कोई भूखा इंसान है, उसको एकदम से जैसे मान लो कोई अच्छा खाना दिख गया, उसके ऊपर टूट पड़ता। उसी तरीके से जियो के ऊपर हुआ था। धीरे धीरे जियो ने क्या किया, हैबिट डाली पहले, हैबिट डालने के बाद में अब क्या कर दिया, जियो ने चार्ज लेना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे जियो सबसे महंगा नेटवर्क होने वाला है। अभी एयरटेल सबसे महंगा है। आने वाले 5G के अंदर अभी 5G का ट्रायल वर्जन चल रहा है। जिसका फोन 5G है उसका अनलिमिटेड 5G अभी भी चल रहा है, अगर आपने देखा हो तो, ठीक है। अब जैसे 5G अपडेट हो जाएगा कंप्लीटली तो आपका जियो सबसे महंगा हो जाएगा, ठीक है। जो पीछे फ्री के अंदर जो आपको सुविधा दी थी ना, उसी का फायदा उठा रहा है जियो। तो इसी के ऊपर काम करते हैं। पहले देश को हैबिट डालो किसी चीज की, फिर उससे रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दो, ठीक है। तो यही होता है इंडिया के अंदर। इसी को सिद्धांत कह जाते हैं। ये अलग अलग सिद्धांत है जो पहले ऑलरेडी चीजों के ऊपर चल रहे हैं। और जियो के जो अर्थशास्त्र थे, अर्थशास्त्री, उन्होंने पहले ही कह दिया था यहां पर इन जियो कंपनी को कि इतने टाइम के अंदर आपका जितना भी लॉस हुआ है उस सारे लॉस को हम कवर कर जाएंगे, और उतने लॉस को कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे ही भारतीय अर्थशास्त्र के जो जनक है उसको क्या कहा जाता है, एम विश्वेश्वरैया। भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कौन है, विश्वेश्वरैया। कौन है, विश्वेश्वरैया। इन्होंने क्या किया था, अर्थशास्त्र के नाम की एक पुस्तक लिखी थी, और इस पुस्तक के अंदर क्या किया गया था, यहां पर भारतीय आर्थिक नीति के बारे में इन्होंने जिक्र किया गया था, ठीक है। भारतीय आर्थिक नीति, किस तरीके से भारत को आर्थिक स्थिति चलानी चाहिए, और उन्हीं पुस्तक के कारण इनको क्या कहा जाता है, अर्थशास्त्र का जनक। कौन सी पुस्तक लिखी थी, भारतीय आर्थिक नीति, ठीक है। ये पुस्तक लिखी थी और इसी पुस्तक के अंदर इन्होंने जिक्र किया था अर्थव्यवस्था के बारे में। अब जो ये अर्थव्यवस्था है, इसके अंदर हमें ये जानना होता है कि पैसे का हम प्रयोग करते हैं, किस तरीके से पैसे का प्रयोग करते हैं, कहां से पैसा आता है।
ठीक है। तो यहां पर अर्थशास्त्र का अक्षेत्रप, अक्षेत्रप का मतलब होता है सेक्टर, इसका मतलब होता है आपका सेक्टर से मतलब होता है अक्षेत्रप का, कि अर्थव्यवस्था में आय के माध्यम को अक्षेत्रप कहते हैं, कि आय आपकी कहां से आ रही है, गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आ रहा है, किस तरीके से देश को चलाना होता है, उसी को हम कहते हैं सेक्टर। और इन सेक्टर को क्या किया, अलग अलग माध्यम, अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया सेक्टर्स को, ठीक है, कि कुछ अलग कर दिए, ठीक है। जैसे हम देखते हैं अगली स्लाइड के अंदर कि अर्थव्यवस्था के जो सेक्टर हैं, इकोनॉमी के जो सेक्टर हैं, एक तो कर दिया अर्थव्यवस्था के क्षेत्र सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, कार्य के आधार पर, एक कर दिया स्वामित्व के आधार पर, ठीक है, और एक ये कर दिया स्वरूप, ठीक है, यानी कि बेसिक जो ढांचा है इसका उसके आधार के ऊपर। स्वरूप के आधार पर कितने सेक्टर के अंदर डिवाइड कर दिया, 3। पहला कौन सा है, प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शियरी, ठीक है। 3 सेक्टर हैं, किसके आधार पर, स्वरूप, ठीक है, या जो इसका बेसिक ढांचा है उसके आधार के ऊपर। दूसरा है किसके आधार पर, शर्त, कंडीशंस, टर्म, ठीक है। आपने एक देखा होगा कुछ जहां पर हम साइन वगैरह करते हैं, कुछ चीजें लेते हैं, तो वहां पर ये लिखा होता है T&C, मतलब क्या होता है, टर्म एंड कंडीशंस, जो हमें कभी भी नहीं बताई जाती। आपकी जो फीस स्लिप घटती है, जो आप फॉर्म भरते हो यहाँ पर एकेडमी के अंदर, उसके अंदर भी नीचे दिया गया है टर्म एंड कंडीशंस लागू। फॉर्म भरते हो, यहाँ पर पढ़ा है कभी इस फॉर्म को अच्छे से, उसके नीचे लिखा है टर्म एंड कंडीशंस लागू। तो वो टर्म एंड कंडीशंस कभी भी आपको नहीं बताई जाती है, ठीक है। वो जिस कंपनी की होती है वो अपने पास रखती है, उसका अधिकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर शरत के आधार पर कितने तरीके से बांट दिया, 2। एक को क्या कहते हैं, संगठित अक्षेत्र, और एक को क्या कहते हैं, असंगठित, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड। इनके बारे में हमें डिस्कस करना एक एक करके, और यहीं से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर। अगला आता है स्वामित्व। स्वामित्व का मतलब होता है मालिक कौन है उसका, ठीक है, कि मालिक के आधार के ऊपर भी इनको अलग अलग खंडों में बांट दिया गया है। पहला सार्वजनिक, यानी कि पब्लिक सेक्टर, ठीक है। दूसरा निजी क्षेत्र, सार्वजनिक का यहां पर हम गवर्नमेंट कंपनी से भी लगा सकते हैं, जैसे MTNL या BSNL, सरकारी है प्राइवेट है, ठीक है। अब हरियाणा के अंदर BSNL है, अगर NCR में चले जाएंगे तो क्या जगह वही MTNL, महानगर टेलीकॉम लिमिटेड, ठीक है, तो वो क्या है, सरकारी। निजी, जैसे श्योर 60 संस्थान क्या है, निजी है, ठीक है, तो ये हो गया प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। अब इसका कोई ना कोई एक तो मालिक होगा, ठीक है, या ज्यादा है तो प्राइवेट लिमिटेड कह देंगे उसको, ठीक है, या फिर और ज्यादा है तो लिमिटेड कह देंगे, ठीक है। इस तरीके से संयुक्त अक्षेत्र यानी कि जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर के अंदर क्या होता है आपका, यहां पर जॉइंट सेक्टर के अंदर जो होगा, सरकार के साथ साथ निजी हाथों के अंदर भी पावर होगी, ठीक है, सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र की। जैसे आपने अमूल डेयरी सुना होगा नाम, अमूल डेयरी को तो हम सहकारी कोऑपरेटिव के अंदर लेंगे। मेट्रो, ठीक है, जो मेट्रो है, मेट्रो के अंदर कुछ सरकार का हिस्सा है और कुछ किसका है, स्थायी लोगों का है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त अक्षेत्र। तीसरा आता है सहकारी कोऑपरेटिव, ठीक है, आपने कोऑपरेटिव बैंक सुना होगा, है ना, गांव के अंदर होती है जो समितियां कुछ लोगों के अंडर बनाई जाती है, वो किसके अंदर आएगा, आपका सहकारी कोऑपरेटिव्स के अंदर। तो एक एक करके इनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के जो सेक्टर हैं उनको कितने खंड किए गए हैं, 3। सबसे पहला जो खंड है वो किसके आधार पर, स्वरूप, दूसरा खंड किसके आधार पर, शरत, तीसरा स्वामित्व, ठीक है, स्वामित्व के आधार के ऊपर। जो आपका स्वरूप के आधार पर है इसको कितने अलग अलग टुकड़ों में बांटा, 3। पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीयक। जो शर्त के आधार पर है वो कौन सा है, संगठित और असंगठित। स्वामित्व के आधार पर है उसको सार्वजनिक, निजी, संयुक्त और सहकारी, ठीक है। ये अलग अलग 4 इसको खंडों में बांटा गया है। समझ में तो आ रही होगी ना, चीजें आ रही है, अभी तक इतना कुछ समझाया नहीं जो ना समझ में आई, ठीक है, बेसिक चीजें चल रही है। अब सबसे पहले आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, यानी कि जिसको स्वरूप के आधार पर हमने बांटा था, कितने टुकड़े किए गए थे, 3, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। अब प्राइमरी यानी कि प्राथमिक अक्षेत्र के अंदर क्या होता है, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक अक्षेत्र के अंदर क्या होता है उसके बारे में हमें यहां पर जिक्र करना है, ठीक है। अब प्राइमरी के अंदर क्या होता है, जो आय का जो स्रोत होता है वो सीधा किससे जुड़ा होता है, प्रकृति के साथ। यानी कि जो इनकम है प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो आ रही है
वो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, प्रकृति के ऊपर। यानी कि प्रकृति के ऊपर जो चीजें डिपेंड होती है उसको हम किसके अंदर रखेंगे? प्राथमिक अक्षेत्र के अंदर। किसके अंदर रखेंगे? प्राथमिक अक्षेत्र के अंदर। इसके आय का स्रोत सीधे कहां से जुड़ा होता है? प्रकृति से। ठीक है, इसमें भूमि और उत्खनन जैसे संबंधित गतिविधियां शामिल होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल लिया जाता है, आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कृषि किस सेक्टर के अंदर आता है? तो कृषि किसके अंदर आता है? प्राथमिक। कृषि के अंदर जो हमें इनकम होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रकृति के ऊपर। अभी जैसे आपने देखा होगा पीछे 3-4 महीने पहले, ठीक है, यानी कि जुलाई के अंदर इधर बाढ़ आ गई थी, एक नदी के अंदर पानी ज्यादा आ गया था, घग्गर नदी के अंदर, तो वो टूट गई थी। टूटने के कारण क्या हो गया? चारों तरफ पानी बह गया था। क्या लोग उस समय अपनी फसल बो पाए थे? नहीं। तो उनका जो इनकम का जो सोर्स था वो किसके ऊपर डिपेंड किया? उस नदी के ऊपर। यानी कि अगर मान लो बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है तो क्या हमारी कृषि है वो बर्बाद हो जाएगी? हो जाएगी। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? प्रकृति। ठीक है, यानी कि जो चीजें सीधा प्रकृति के ऊपर डिपेंड करती है उसको किसके अंदर रखते हैं? हमें प्राथमिक के अंदर। जैसे पशुपालन, पशुपालन भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रकृति के ऊपर करता है ना। घर के अंदर रखते हैं, ठीक है, हम मान लो उनको चारा वगैरह डालते हैं, बट मान लो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लगी, तब क्या करेंगे? दिक्कत आएगी। या फिर कोई ऐसी महामारी फैल गई पशुओं के अंदर, क्या उसको हम रोक पाएंगे? महामारी को रोक पाएंगे? नहीं। तो ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रकृति के ऊपर। मत्स्य पालन, ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रकृति के ऊपर। खनन, खनन भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रकृति। यानी कि इस प्रकृति से हम खनन करते हैं, जैसे कोयला निकालते हैं, कहाँ से निकालते हैं? खदानों से। ठीक है, तो ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रकृति। मान लो वहां से कोई या तो ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए या फिर वहां से जो लैंडस्लाइड हो जाए, नीचे धंस जाए धरती, ठीक है, तो क्या फिर वहां से कोयला निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। ये भी किसके ऊपर डिपेंड है? आपका प्रकृति। कुक्कड़ पालन, कुक्कड़ समझते हो? मुर्गा पालते हैं। एक बीच में बीमारी आई थी ना मुर्गों के अंदर, बर्ड फ्लू आई थी ना, तो क्या बर्ड फ्लू को हम रोक सकते हैं? कट्टा लिया, बर्ड फ्लू को बंद कर दिया, ये ले बीमारी रख दी साइड में, कर सकते हैं ऐसा? नहीं कर सकते ना। तो ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रकृति के ऊपर। मधुमक्खी पालन, मक्खियां देखते होगे, है ना, तो मधुमक्खी पालन ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रकृति के ऊपर। ठीक है, चलो, इस लोग के अक्षेत्र जो कार्य करते हैं उनको क्या कहा जाता है? लाल कॉलर धारी। क्या कहा जाता है? लाल कॉलर धारी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि मेहनत ज्यादा होती है यहाँ पर, अक्षेत्र भी हमें यहाँ पर क्या होता है? ज्यादा चाहिए होता है। अब जैसे हमें मान लो पशुपालन का बिजनेस करना है, तो सबसे पहले हमें 1 एकड़ कम से कम जमीन चाहिए, फिर उसके अंदर और पैसा चाहिए जमीन खरीदने के लिए पहले। दूसरा, यहाँ पर जो पशुपालन लेके आएंगे, पशुओं को लेके आएंगे, उसके लिए हमें कैपिटल चाहिए। तो यहाँ पर हमें कैपिटल और जो हमें अक्षेत्र है उसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इतनी सैलरी नहीं आ पाती, यहाँ से इनकम कम आती है। प्राथमिक सेक्टर से क्या होता है? इनकम कम आती है। अगला आता है यहाँ पर द्वितीयक अक्षेत्र। अगला जो है इसके अंदर कौन सा क्षेत्र है? द्वितीयक, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर के अंदर किसको शामिल किया जाता है? कारखानों को। किसको शामिल किया जाता है? कारखानों। इसके अंदर क्या होता है कि प्राथमिक सेक्टर से चीजें आकर सेकेंडरी के अंदर क्या होता है? निर्माण और विनिर्माण, यानी कि निर्माण कर दिया, फिर दोबारा से उसका फिर निर्माण कर दिया, उसी को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी। ठीक है, जैसे मान लो हम स्वेटर खरीद के लेके आए, है ना, अब स्वेटर की बाजू फट गई, तो क्या घर वालों ने क्या किया? आधी बाजू की कर दी। क्या कर दिया? उसका विनिर्माण। क्या कर दिया? उसका विनिर्माण। उसी तरीके से यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर के अंदर बात करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र से क्या आता है? यहाँ पर कच्चा माल। ठीक है, यहाँ से कच्चा माल लेके आते हैं, यहाँ पर इसका उपयोग करते हैं। जैसे खेती के अंदर हमने आलू की खेती करी, ठीक है, और आलू वहां से निकाला, बाजार के अंदर बेच दिया, किसी ने लिया फैक्ट्री के अंदर लेके गया, वहां पर आलू की बारीक बारीक अलग से पीस करके चिप्स बना दिए, तो चिप्स बन गया, तो आलू का क्या हो गया? विनिर्माण हो गया। तो विनिर्माण हो गया तो किस क्षेत्र के अंदर आ गया? फिर किसके अंदर आ गया? द्वितीयक अक्षेत्र के अंदर। ऐसे ही इसके अंदर आती है वस्तुएं, जितनी भी वस्तुओं का हम निर्माण करवाते हैं। ठीक है, जैसे यहां से हमने कृषि के अंदर कपास बोई, ठीक है, कपास निकाली फैक्ट्री के अंदर बेच के आए,
वहां पर उसने क्या किया, रुई बना दी, रुई से क्या बना दिया, धागे वगैरह बना दिए, ठीक है, और वहां से कपड़े बना दिए, तो किसके अंदर आ गया, कपड़े बनाने की जो प्रोसेस है वो किसके अंदर आ गई, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। और जो उसके लिए कच्चा माल आया वो कहां से आ रहा है, प्राथमिक से। जैसे उद्योग, जितने भी उद्योग हैं, फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, जैसे इधर बुन्ना के अंदर काफी सारी फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, यहाँ पर एक हिसार रोड के ऊपर जाते हैं तो साबुन की फैक्ट्री है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, कच्चा माल निकालते हैं और वहां से क्या बना देते हैं, साबुन बना देते हैं, तो वो किसके अंदर आ रहा है, निर्माण हो रहा है, ठीक है, तो किसके अंदर आ रहा है आपका, सेकेंडरी। लोहा एवं इस्पात उद्योग, ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, जमीन से कोई चीज निकाल लेते हैं, लोहा प्राप्त हो गया मान लो कहीं खदान से, ठीक है, फिर उस लोहे से हमने कोई चीज बना दी, तो वो लोहे से जो चीज बन रही है वो किसके अंदर आ रहा है, और खदान से जो लोहा निकाल रहे हैं वो कहां, वो क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर। विद्युत, बिजली, बिजली भी किसके अंदर आएगा, सेकेंडरी, ठीक है, जैसे जहां पर बिजली का उत्पादन हो रहा है, ठीक है, तो जहां पर बिजली का उत्पादन होता है उसी को हम द्वितीयक सेक्टर कहते हैं। और जैसे घर के अंदर आगे हम इसका प्रयोग कर रहे हैं तो इसको कौन सा कहते हैं, टर्सरी। कौन सा कहेंगे, टर्सरी, जहां पर हम उपयोग करेंगे। जैसे ये आ गया चिप्स मेकर, यह कपड़ा है ना, जिससे कपड़े बनते हैं, सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग है जहां पर लगभग 26 लाख के आसपास कर्मचारी काम करते हैं, 26 लाख, ठीक है, सबसे बड़ा होता है कपड़ा उद्योग। या लोहा अयस्क, ठीक है, हमें क्या पहाड़ों से क्या मिलता है, अयस्क। सर ने कल करवाया होगा आपको कि कौन कि जो जैसे लोहा है, लोहे का अयस्क क्या है, क्या है, मैग्नेटाइट, ठीक है, उसी से क्या निकलता है, लोहा निकलता है, ठीक है, अलग अलग प्रकार का लोहा निकलता है, कच्चा अच्छा क्वालिटी वाला, ठीक है, तो अयस्क से ही निकलता है। तो जो अयस्क हम जहां से लेके आ रहे हैं वो क्या हो गया, प्राइमरी, और जहां से हमने अलग अलग कर दिया उसको तो वो किसके अंदर आ गया आपका, सेकेंडरी के अंदर। किसके अंदर आ गया, सेकेंडरी के अंदर। और यहाँ पर जो लोग कार्य करते हैं, इन कार्य करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, नीली कॉलर धारी। कौन सा, नीली कॉलर धारी, ठीक है, जो कॉलर है ना शर्ट की, ये यहाँ पर आके क्या हो जाती है, नीली, और यहाँ पर क्या रहती है, लाल। कैसे याद रखोगे, खेत में काम कर रहे हैं, बाबू ने कहा बेटा आजा काम करवा दे, काम हुआ नहीं, पूरे दिन पेड़ के छांव के नीचे बैठ के आ गया, और शाम को बाबू क्या होएगा फिर, आजा बेटा, हाँ है तेरी कॉलर लाल करते हैं, है ना। तो यहाँ से इसको याद रखना है, लाल कॉलरधारी। और यहाँ पर कॉलर क्या रहेगी, नीली रहेगी। क्या रहेगी यहाँ पर, नीली, ठीक है। जैसे नील डालते हैं ना कपड़ों के अंदर, तो नील डालते हैं तो क्या है, नया कपड़ा बन जाता है ना, एकदम से कलर बदल जाता है। अगला यहाँ पर आता है आपका तृतीयक सेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट है तृतीयक सेक्टर। अब इसके अंदर क्या है, नौकरी, व्यापार वगैरह ये सारी चीजें आती है इसी के अंदर, दुकान वगैरह जो है ये इसी के अंदर इसको हम शामिल करते हैं, ठीक है। तो व्यापार, सेवा, दुकान, इसको शामिल करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी का बिक्री का काम किया जाता है, ठीक है। जैसे हमने प्राइमरी सेक्टर से कोई चीज निकाली खेत के अंदर, जैसे मान लो कोई सब्जी बोली या गेहूं बोलिया, उस गेहूं को हम बाजार के अंदर लेके जाएंगे, बेच दिया, बेचने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, इनकम। तो वो जो बेचने की जो प्रोसेस है वो किसके अंदर आ जाएगी, आपकी तृतीयक सेक्टर, ठीक है। यानी कि प्राइमरी से सीधा किसके अंदर लेके आ सकते हैं हम चीजों को, तृतीयक सेक्टर। और पहले प्राइमरी से सेकेंडरी में जाएगा, सेकेंडरी के बाद में फिर किस में आएगा, तृतीयक। जैसे हम आलू से लेते हैं, आलू से चिप्स बनाया, चिप्स बना कौन से सेक्टर में, और चिप्स मार्केट में बेच दिया, तुम उछल उछल के खा लेते हो, क्या कौन से सेक्टर से आया, फिर वो कौन से सेक्टर से आया, तृतीयक सेक्टर से। जैसे इसी के अंदर एक आता है परिवहन, आप इधर उधर सरकारी बस के अंदर जाते हो, ठीक है, क्या वहां पर प्रकृति से कोई जुड़ा हुआ उसके साथ, नहीं। क्या उसके अंदर कोई निर्माण या विनिर्माण हुआ, नहीं। आपने क्या यूज की, सर्विस, और सर्विस के बदले आपने क्या दिया, पैसा, तो किसके अंदर आएगा, तृतीयक सेक्टर। अगला हॉस्पिटल, ठीक है, जैसे कोविड आया था, वैक्सीन बनी थी, तो वैक्सीन बनना किस सेक्टर के अंदर आया, और वैक्सीन को इंजेक्शन में डाला, इंजेक्शन बना, वो भी किस में आएगा, और डॉक्टर ने पकड़ के ठोक दिया, वो किस में आएगा, तृतीयक सेक्टर, है ना। टीका लगाने का पैसा लेता है डॉक्टर, 50 रुपए लगेगा, एक इंजेक्शन लगा देंगे, है ना। तो सर्विस जो दे रहा है, कोचिंग, कोचिंग के अंदर क्या होता है, किसके अंदर आएगा, तृतीयक। हम आपको कुछ सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है, हम कोई आपको
ये फिजिकल तौर पर या कोई हार्डवेयर चीज दे रहे हैं, हाँ ये ले भाई अर्थव्यवस्था पढ़ ले, ऐसा दिया कुछ? ये ले भाई हिस्ट्री, तू हिस्ट्री पढ़ ले, दिए कुछ हिस्ट्री मैंने किसी को? है क्या दे रहा हूं मैं? सर्विस प्रोवाइड करवा रहा हूं। क्या करवा रहा हूं? सर्विस। जो भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो किसके अंदर आता है? आपका तृतीयक सेक्टर। नेता, नेता लोग किसके अंदर आएंगे? राष्ट्रपति किस में आएगा? है तृतीयक क्षेत्र। राष्ट्रपति क्या करता है? सेवा करता है ना। देश के सबसे बड़े सेवक ही नेता लोग होते हैं। सुना है भाषणों के अंदर, हम तो जनता के सेवक हैं। फिल्मों में तो खूब डायलॉग सुना होगा। आज जो कौन सी आज़ाद फिल्म थी क्या, उसकी इंडियन फिल्म जो थी, है ना, हम जनता के सेवक हैं। सनी देओल के बाद में धुलाई देखी होगी अंदर, फिर बाद में वाइट कपड़े पहनाकर भला मुस्कुरा, है ना, है बाहर लेके आते हैं। तो वही जो नेता लोग होते हैं किसके अंदर आते हैं? तृतीयक। वो सेवा करते हैं, कई बार इनकी भी सेवा हो जाती है ना। खेल खेलते हैं, ठीक है, बदले में मेडल वगैरह मिलते हैं, बट हम क्या कर रहे हैं? सेवा ही तो कर रहे हैं वो, ठीक है। वो भी किसके अंदर? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी किसके अंदर आएगा? आपका तृतीयक सेक्टर। अब कम्युनिकेशन को कैसे रखेंगे? जैसे आजकल आपने देखा होगा अलग अलग यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, क्लासेस चलती रहती है ना, तो वो किसके अंदर आ रहा है? कम्युनिकेशन से हो रहा है वो एक तरीके से। या आपको कुछ पे करना पड़ता है किसी एप्लीकेशंस के ऊपर, वहां से बैच परचेज कर रहे हो, वो भी क्या है? कम्युनिकेशंस। एक जो तुम यूज करते हो इंस्टाग्राम, है ना, आपस में दूर दूर बैठे दो लोगों के बीच में कम्युनिकेट हो रहा है, वो भी क्या है? वहां पर कुछ ऐड करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है। जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं वहां से आप कुछ चीजें परचेज कर लेते हो, तो वो भी किसका एक हिस्सा है? तृतीयक सेक्टर। किसका हिस्सा है? तृतीयक सेक्टर। आगे समझ में? ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। बैंक, बैंक के अंदर पैसा होता है। क्या बैंक पैसे का निर्माण करता है? पैसे का निर्माण कहाँ होता है? हाय कहाँ होता है? कहाँ होता है? सेकेंडरी के अंदर। कहाँ होता है? सेकेंडरी। और जो पैसे के लिए जो कच्चा माल आता है वो कहाँ से आता है? जैसे सेलुलोज होता है, ठीक है, वो कहाँ से आता है? प्राइमरी से। और बाद में वो कंपनी फैक्ट्री में जाएगा, कारखानों में जाएगा, वहां से क्या बनेगा? कागज, पैसा बनेगा। और पैसा बनने के बाद में कहाँ चला जाएगा? बैंक। और बैंक क्या करता है? सेवा करता है। क्या करता है? सेवा। चले जाना, बैंक सेवा कर देगा थोड़ी मोटी, है, ठीक है। शिक्षा, नौकरी। आप लोग कौन से सेक्टर की तैयारी कर रहे हो? तृतीयक। किस सेक्टर की तैयारी कर रहे हो? तृतीयक। आप भी कल आगे जाकर नौकरी करोगे, किसकी सेवा करोगे? जनता की। जब सेवा कर रहे हो तो क्या है? तृतीयक। पुलिस सेवा करती है अच्छे तरीके वाली, पुलिस भी क्या करती है? सेवा ही करती है ना। दोनों तरीके से सेवा करती है, जनता की भी सेवा करती है और कोई दूसरे तरीके का तो उसकी भी सेवा कर देती है अच्छे से, है ना। तो पुलिस, बैंकिंग, हीरो। हीरो क्या है? एक्टर जिसको बोलते हैं, अभिनेत्री, अभिनेत्र, ये भी क्या करते हैं? अभी देखो, कोई बात नहीं, अभी बताते हैं। मूवी आई, ठीक है, आप थिएटर के अंदर चले गए मूवी देखने, किसी भी अभिनेत्री की, अभिनेत्र की, ठीक है, क्या वहां से आपको कोई चीज मिली? निर्माण हुआ वहां पर किसी का? विनिर्माण हुआ? या प्रकृति से जुड़ा हुआ कोई चीज? नहीं जुड़ी ना। अगर मान लो बाढ़ आ गई तो अभिनेत्र तो कहीं और जाकर शूट कर लेगा ना। हाँ, उसको तो कोई जरूरी नहीं है वहीं पर शूट करना, या बाढ़ में भी सीन बना लेंगे वो तो, है ना। तो वो किसके ऊपर डिपेंड है? ये तृतीयक सेक्टर, ठीक है। साइंटिस्ट, निर्माण विनिर्माण तो नहीं करते, ठीक है। होटल, होटल के अंदर क्या होता है? पैसे फेंको खेल देखो, सेवा मिलती है, सर्विस मिलती है, ठीक है। जितना अच्छा होटल, बिजनेस, ये लो, यहां पर क्या होता है? सेवा होती है ना। रूप बदला जाता है, निर्माण तो नहीं होता ना, ठीक है। यहां पर भी क्या मिलती है? हाँ देखो, कमेंट्री होने लगी इधर से, ठीक है। यहां पर भी क्या करते हैं वो लोग? सेवा करते हैं। हालांकि बाद में पहचान नहीं पाते हम लोग, ठीक है, बट है तो सेवा ही, है ना, है तो सेवा ही है। अभी दिसंबर के महीने में तो खूब काम चल रहा था इनका। चलिए, अब जो तृतीयक सेक्टर है, जो लोग इस क्षेत्र में कार्य करते हैं उनको क्या कहते हैं? सफेद पोष। और सफेद पोष से याद रखो, सबसे बड़ा इसका एग्जांपल है नेता। नेता से याद रखेंगे किसका? सफेद पोष। आते ना व्हाइट पजामा कुर्ता डाल के, हैं, करीज भी थोड़ी सी इधर से उधर ना हो जाए, है ना, चाहे जनता जूते क्यों ना मार दे फिर भी,
है ना, तब भी अलग ही रहते हैं लोग नेता, ठीक है। एक अच्छा नेता होना चाहिए। अभी आपने देखा होगा, अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है, वहां पर हमारे शिक्षा मंत्री का सुना था स्पीच है, अमाउंट पढ़नी नहीं आ रही थी है। ये हमारे हरियाणा राज्य का दुर्भाग्य है ना, जो चीज गलत है तो गलत है ही वो, ठीक है, काफी गलत ना, ठीक है। देखा करो ऐसी चीजें। पहले पीछे एक इंटरव्यू के अंदर चले गए थे शिक्षा मंत्री, अरे बाद में सर्च कर लियो, मैं भेज दूंगा, ठीक है। शिक्षा मंत्री इंटरव्यू के उसके अंदर चले गए थे न्यूज वालों के पास इंटरव्यू के लिए। तो वहां पर एक लड़की सीबीएसई बोर्ड की थी, उसने इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछ लिया। तो शिक्षा मंत्री ने क्या कहा, बेटा धीरे बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक है। तो ये है हमारे शिक्षा मंत्री, ठीक है, कुछ भी करवा लो। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं इसके अंदर। इंपॉर्टेंट फैक्ट के अंदर देखो, यहाँ पर जो तृतीयक जो सेक्टर है, यहाँ पर बहुत कम लोग होते हैं। अब आपने देखा होगा लाखों बच्चे सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं ना। क्या सभी को नौकरी मिल जाएगी? मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी ना सभी को। तो यहां पर क्या होते हैं लोग, तो क्या होते हैं कम, बट यहां पर जो इनकम होती है वो क्या होती है? एग्जाम्पल यहीं से देख लो, पैसा तो बहुत आता है ना, काम करने वाला तो क्या होता है इसके अंदर एक ही होता है, ठीक है, बट बारी लाइन लगी रहती है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बदल देंगे रूप है। जो अच्छा रूप बदल रहा है उसकी इनकम और भी ज्यादा हो जाएगी, है ना, ठीक है। तो जैसे जैसे लोगों का विकास होता है तो वो प्राथमिक सेक्टर से कहां पर चले जाते हैं? सीधा तृतीयक सेक्टर। कहां चले जाते हैं? तृतीयक सेक्टर के अंदर चले जाते हैं। कहां से? सीधा प्राथमिक। जैसे गांव के अंदर खेती अच्छी हो गई, या उसकी जमीन किसी अच्छी गवर्नमेंट प्लान के तहत आ गई, ठीक है, डेवलपमेंट के अंदर कोई मान लो नया प्रोजेक्ट आया, उसके अंदर उसकी जमीन आ गई, पैसे ज्यादा, तो पैसे ज्यादा तो उठ के सीधा कहां पर आएगा? तृतीयक सेक्टर। कहां जाएगा? तृतीयक सेक्टर। आते ही सीधा या तो कोई हॉस्पिटल कर लेगा या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लेगा, है ना। मैं नहीं हूं, मेरी तरफ क्या देख रहे हो, ठीक है, ठीक है। तृतीयक क्षेत्र में सीधा चले आते हैं क्योंकि यहां पर क्या है? पैसा ज्यादा है, ठीक है। प्राथमिक और सेकेंडरी के अंदर, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर क्या है? आपको कैपिटल की ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे आप खेती भी कर रहे हो तो पहले जमीन को परचेज करो या ठेके पर लो, फिर उसके बाद में उसके अंदर फसल के लिए कुछ बीज वगैरह लेके आते हो तो उसके लिए, फिर दिहाड़ी के लिए अलग से मजदूरी देनी पड़ती है ना, काम करवाने के लिए। ऐसे ही सेकेंडरी के अंदर कारखाना लगाने के लिए जमीन चाहिए, पैसा चाहिए, फिर उसके अंदर बिल्डिंग बनानी, फिर कर्मचारी लेके आने, मशीनरी लेके आनी, तो उसके लिए भी क्या चाहिए? पैसा ज्यादा। तो वहां दोनों के अंदर पैसा या कैपिटल ज्यादा लगता है, ठीक है। प्रॉफिट का पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, है ना। खेती ठेके तो ले लेते हैं, मान लो जमीन किसी की, क्या पता बाढ़ आ गई, तबाह हो गए। अभी आपने देखोगे पीछे बाढ़ आई थी, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी किया था, है ना। कुछ अच्छे थे जिन्होंने मतलब ठेके पे जमीन ले रखी थी, उन्होंने ठेका वगैरह छोड़ दिया था, कोई बात नहीं भाई फसल बर्बाद हो गई। तो इंसानियत के नाते कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोगों को सिर्फ पैसे से प्यार होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी इंसानियत है एकेडमी के अंदर, कुछ बच्चे आते हैं फीस छोड़ देते हैं, है ना। पीछे एक आया था बुलेट वाला लड़का, बोला सर जी फीस छोड़ दो, बहुत गरीब हूँ, अगले दिन बुलेट लेके आया। कोई बात नहीं भाई, है वो उसकी गलती, हमारी थोड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्तमान यानी कि 2022 के अनुसार, यानी कि पिछले साल के अकॉर्डिंग, जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है वो कितना है? 21%। ये लगातार घटता हुआ जा रहा है प्राथमिक सेक्टर का। और द्वितीयक क्षेत्र का जो योगदान है ये कितना है? 24%, ठीक है। कितना है? 20। और बट तृतीयक जो सेक्टर है उसकी तरफ कितना है? 53। आज से 4-5 साल पहले अगर आप देखते होगे, क्या लोग सरकारी जॉब के लिए जाते थे? 10 साल पहले की बात करते हैं, जाते थे कोई? और आज के समय किसी से भी पूछ लो, 10th करते ही, हाँ बेटा आगे क्या करेगा? नौकरी की तैयारी करूंगा, है ना। तो नौकरी किसके अंदर है? तृतीयक। लोग कहाँ भाग रहे हैं? तृतीयक। पर प्राथमिक और द्वितीयक के अंदर क्या करना पड़ता है? फिजिकल हार्ड वर्क करना पड़ता है। यहाँ पर कोई हार्ड वर्क है? यहाँ पर सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करनी है, और उस सर्विस के बदले हमें क्या मिलता है? इनकम, क्योंकि यहाँ पर इनकम क्या है? हमारी ज्यादा है। चलिए आगे हम बात करते हैं कार्य के आधार पर। अच्छा, आप लोगों के जो पेरेंट्स है, आपको पता लग गया होगा किस क्षेत्र के अंदर कार्य करते हैं। प्राथमिक वाले कौन कौन है जिनके घर प्राथमिक है? सेकेंडरी वाले कौन है? सेकेंडरी वाले क्या करते हैं पापा? ट्रांसपोर्ट, बिजनेसमैन। तो बिजनेस किस में आएगा बेटा? टर्सरी में आएगा ना। हाँ जी, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, तो बिजनेस किसके अंदर आएगा? टर्सरी, तृतीयक सेक्टर में आता है।
सर्विस प्रोवाइड करवा रहे ना, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, माल इधर से उधर कर रहे हैं ना, कोई चीज का निर्माण तो नहीं कर रहे, या निर्माण कर रहे हैं? हाँ जी, साथ में किसका? प्रेस, अच्छा मधुमक्खी पालन। तो मधुमक्खी पालन किस में आएगा? प्राथमिक में आएगा, द्वितीयक में तो नहीं आ रहा। वहां से शहद निकाल रहे हो तो शहद निकालने की जो प्रोसेस है वो आती है आपकी सेकेंडरी के अंदर, क्योंकि उसके लिए अलग से मशीनरी चाहिए होती है आपको, ठीक है। तृतीय के अंदर कौन कौन है सरकारी नौकरी वाले? है एक दो ही है भाई, है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आपको पता होना चाहिए। जितना अर्थशास्त्र को आप रियल लाइफ, अरे बात नहीं, जितना आपको रियल लाइफ के अंदर यानी कि खुद के अंदर इन्वॉल्व करोगे ना, उतनी ज्यादा चीजों को सीखने के लिए मिलती है। ऐसे मैंने पीछे हिस्ट्री में भी कहा था कि जब भी तुम पढ़ो किसी भी राजा को, फीलिंग लो कि हाँ वो राजा मैं खुद ही हूं, ठीक है, बोलोगे नहीं कभी इतिहास को। आ जाओ, अगला जो आता है हमारा यहाँ पर सेक्टर किसके आधार पर? कार्य के आधार पर। अगला जो सेक्टर आता है किसके आधार पर? कार्य है। इसमें क्या होता है? दो क्षेत्र आते हैं। इसमें क्या आते हैं? दो क्षेत्र। बेटा रिकॉर्डिंग हो रही है तो इसका मतलब ये मत समझना मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है, ये चलती रहेगी रिकॉर्डिंग, आवाज मत करो पीछे वाले। कल सर ने भी वार्निंग दी थी, पीछे 2-3 लाइन कोपचे वाले, है ना, ठीक है। चीजों की लिमिट के अंदर चीजें अच्छी लगती है, ठीक है, टीचर को भी उसमें मजा आता है लिमिटेड चीजों के अंदर। अगर थोड़ी सी लिमिट से बाहर हो जाती है ना चीजें, फिर उसमें मजा नहीं आएगा, ठीक है। तुम्हें भी दिक्कत होगी, हमें भी दिक्कत होगी, बाकियों को भी दिक्कत होती है। लिमिट में चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, एक आता है यहाँ पर संगठित और दूसरा कौन सा आता है? असंगठित। किसके आधार पर होता है ये? कार्य या टर्म, शर्त के आधार पर। किसके आधार पर होता है ये? टर्म या शर्त के आधार पर होता है। इसके अंदर दो आते हैं, संगठित मतलब ऑर्गेनाइज्ड, असंगठित मतलब अनऑर्गेनाइज्ड। तो यहां पर संगठित के अंदर क्या होता है? नौकरी की शर्त यानी कि छुट्टी, समय और वेतन, तीनों के अंदर क्या होती है? निश्चित होते हैं तीनों। कोई भी, जैसे मान लो आप सरकारी जॉब के अंदर लग गए, तो सरकारी नौकरी के अंदर क्या होता है? छुट्टी फिक्स होती है ना। दिवाली आ गई तो छुट्टी तुम्हारी रही रहेगी, कोई मना नहीं कर सकता, ठीक है। समय 9 आवर वर्किंग डेज होता है, ठीक है, यानी कि 9 बजे से लेके 5 बजे तक या 6 बजे तक, ठीक है। जिसका मान लो 6 डे वर्किंग होता है तो उसका थोड़ा सा टाइम ज्यादा होता है। जिसका 5 डे होता है तो उसका, सॉरी उल्टा बोल दिया, 5 डे होता है तो उसका टाइम ज्यादा होता है। जिसका 6 डे वर्किंग होता है उसका 8 घंटे ड्यूटी होती है, बाकी 9 घंटे होती है। 8-9 घंटे चलता रहता है, 1 घंटा ऊपर नीचे रहता है, ठीक है। वेतन फिक्स होता है, वेतन तो आना ही आना 30 तारीख को, क्रेडिट होने अकाउंट में 50,000 रुपये आगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको हम क्या कहेंगे? संगठित क्षेत्र। यानी कि जिसके अंदर आपकी छुट्टी फिक्स हो, जिसके अंदर आपका टाइम भी फिक्स हो, इस टाइम आपको काम करना है, और जिसके अंदर आपका वेतन भी फिक्स हो, उसको हम क्या कहते हैं? संगठित क्षेत्र। जैसे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, लाइक दैट MNC, मल्टीनेशनल कंपनियां, ठीक है, आपने देखा हो जैसे BSNL, MTNL, सेल, इंडियन ऑयल, ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये सारी जो कंपनियां हैं किसके अंदर आती है? संगठित क्षेत्र के अंदर। या फिर आगे सरकारी नौकरी। अगला आता है यहाँ पर, अच्छा ये एक बात और कर लेते हैं, संगठित क्षेत्र में सार्वजनिक रोजगार जो है सबसे ज्यादा जो देने वाला कौन सा है? रेलवे। सबसे ज्यादा रोजगार किसके अंदर आता है? आपने अभी देखा होगा पीछे ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, 1,10,000 आई थी कि नहीं आई थी? अभी फिर एक और बड़ी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। ग्रुप डी से पहले आएगी लोको पायलट ALP की, ठीक है। अब देखो कब तक देंगे ये, 2024 के इलेक्शंस का वेट कर रहे हो शायद, ठीक है। लोको पायलट की जिसके अंदर टेक्नीशियन होगा, उसके बाद में फिर आएगी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF की, ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की इसके अंदर वैकेंसी आती है, ठीक है। तो उसके बाद में फिर NTPC की आएगी इसके अंदर, जैसे TT वगैरह होते हैं वो वाले। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है यहाँ पर। पिछली बार जो लोको पायलट थी और साथ में टेक्नीशियन लगभग 25,000 के आसपास वैकेंसी थी, ठीक है। 1 लाख वैकेंसी ग्रुप डी की, 25,000 इनकी और 40,000 के आसपास NTPC की। तो लगभग 2-2.5 लाख वैकेंसी आती है इनकी हर 2 साल के बाद, लगभग 2 साल का टाइम पीरियड रखते हैं, तो लगभग 2 लाख के वैकेंसी आसपास यानी कि यहाँ पर लगभग काफी ज्यादा के अंदर लोग रहते हैं नौकरी के लिए। दूसरा सेना, देखते होगे सुबह 4 बजे बच्चे दौड़ने लग जाते हैं सेना में जाने के लिए, है ना। तो सेना भी क्या है? काफी बड़ी है। अलग अलग सेना है, 3 है, आर्मी, एयरफोर्स, ठीक है, नेवी।
उसके बाद में फिर आ जाते हैं आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, पैरामिलिट्री फोर्सेस जिसको हम कहते हैं। फिर उसके बाद में आता स्टेट पुलिस आता आपका, ठीक है। तो सेना के अंदर भी काफी ज्यादा संगठित है। असंगठित क्षेत्र कौन सा आता है? जिसके अंदर ना तो नौकरी का समय, ठीक है, ना वेतन और ना छुट्टी, तीनों ही फिक्स ना हो, ठीक है, तीनों ही फिक्स ना हो, उसको क्या कहते हैं हम? असंगठित क्षेत्र, ठीक है। जिसके अंदर मान लो आपने काम किया 1 महीने तक और लास्ट में बोल देना बेटा घाटा हो गया, हमें तो सैलरी नहीं मिलेगी अब की बार, है ना। होता है बहुत सारी जगह ऐसा, ठीक है, कि सैलरी नहीं दी जाती है, निकाल दी जाती है कि जाओ भाग जाओ, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? असंगठित। इसके अंदर सबसे बड़ा जो उद्योग आता है वो होता है कपड़ा उद्योग। सबसे ज्यादा कार्य करते हैं कपड़ा उद्योग के अंदर, लगभग 26 लाख के आसपास लोग कार्य करते हैं। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा कपड़ा उद्योग गुजरात के आसपास के क्षेत्र में, सूरत में तो बहुत ज्यादा है। लोग 5-5, 6-6 हज़ार के अंदर काम करते हैं मंथली, 5-5, 6-6 हज़ार के अंदर ही। बाहर वहां पर जाके रहते हैं, फिर भी यहाँ पर कपड़ा उद्योग के अंदर काम करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई ढंग से काम ना करे तुरंत फायर कर देंगे। फायर का मतलब निकाल देना, कोई और मिल जाएगा उनको। तो सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है। जैसे कोई भी प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, जैसे ये इंस्टीट्यूट है, संगठित है क्या? संगठित। मान लो हमने फिक्स कर दिया सारी चीज़, हाँ इस दिन की छुट्टी, छुट्टी तो हम करते नहीं है ना, छुट्टी तो छोड़ ही दो। जैसे समय फिक्स है, वेतन फिक्स है, जैसे सर हमें 5,000 रुपये देते हैं, फिक्स है। छुट्टी लगानी है पहले बोल देते हैं, छुट्टी मिल जाती है ना। कुछ कंडीशंस है, उन कंडीशंस का हम पालन करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? संगठित। जैसे मान लो हम क्या पता कभी छुट्टी मार ली, है ना, क्या पता कभी सुबह 8 बजे आ गए, कभी शाम को 5 बजे आए, तो क्या हम यहाँ पर नौकरी पर रह पाएंगे? नहीं, ठीक है। अगर इस तरीके का होता तो उसको क्या कहेंगे? असंगठित। अगर फिक्स हो जाए सारी चीज तो क्या हो जाएगा? संगठित। कृषि किसके अंदर होगा? असंगठित। क्या फिक्स है? हर साल 1.5 करोड़ इनकम आनी है 10 किलो से, है क्या फिक्स? कभी प्रॉफिट कभी नुकसान चलता रहता है। दुकान के अंदर काम करते हैं, अगर मान लो ढंग से काम नहीं कर रहा, अच्छे से भगा देते हैं, फायर कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? असंगठित क्षेत्र। इसके अंदर टर्म एंड कंडीशंस भी रहती है आपकी, ठीक है। संगठित क्षेत्र, इन दोनों के अंदर आपकी क्या होती है? टर्म एंड कंडीशंस भी रहती है हर चीज के लिए, ठीक है। तो इसलिए इसको रखते हैं। अब जैसे मान लो किसी के पापा सरकारी जॉब के अंदर है, ठीक है, किसी के पापा सरकारी जॉब के अंदर है, तो सरकारी जॉब वाले जो हैं वो पहले तो जो स्वभाव के अकॉर्डिंग किस सेक्टर के अंदर आएंगे? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी? किसके अंदर आएंगे? टर्सरी में। और यहां पर टर्म एंड कंडीशंस के आधार पर किसके अंदर आएंगे? किसके अंदर आएंगे? संगठित। अब आप खुद से आपको क्या करना है? घर जाके आपको देखना है कि तुम्हारी जो आय का स्रोत है या जो इनकम आ रही है वो किधर से? पहले स्वभाव के तौर पर, फिर शरत के आधार पर, स्वरूप के आधार पर और फिर शरत। अगर आपके पिता किसी फैक्ट्री या कारखाने के अंदर काम करते हैं तो किसके अंदर? कारखाने के अंदर काम कर रहे हैं तो अच्छा, आटा चक्की किसके अंदर आएगा? किसके अंदर आएगा? सेकेंडरी के अंदर। और बाद में आटा जो बेचा जाता है वो किसके अंदर? किसके अंदर? और जो आटा जहां पीसा जाता है, मान लो वो बड़ी फैक्ट्री है, तो वो फैक्ट्री किसके अंदर रहेगी? अगर वो गवर्नमेंट है तो किसके अंदर? संगठित। अगर वो प्राइवेट है तो किसके अंदर रहेगी? असंगठित। किसके अंदर रहेगी आपकी? असंगठित। आ रहा है सही से समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही इकोनॉमिक्स है, ज्यादा कुछ खास है नहीं इकोनॉमिक्स के अंदर। उसके बाद में अगला आता है स्वामित्व, यानी कि मालिक के आधार पर कौन किसका मालिक होता है, ठीक है। तो मालिक के आधार पर सबसे पहले क्या आएगा? निजी। निजी के अंदर क्या होता है? निजी हाथों के अंदर पावर होती है सारी की सारी। जैसे ये संस्थान है, ये क्या है? निजी संस्थान है, ठीक है। एक ही व्यक्ति के हाथ में क्या है? पूरी पावर है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? एक और वर्ड भी कहते हैं प्राइवेट। क्या कहते हैं? प्राइवेट। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या होता है? हाँ, देखो चेहरे पे बड़ी देर से मुस्कुराहट आई है ना, यहाँ से कोई प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है, टाइम पास कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। पूंजी के आधार पर सबसे बड़ी जो प्राइवेट कंपनी है कौन सी है? रिलायंस। आपने देखा होगा रिलायंस के अलग अलग चीजें, अभी तो रिलायंस को अलग अलग कर दिया गया, जियो अलग हो गया, रिलायंस अलग हो गया है, ठीक है। तो पहले ये एक ही था, ठीक है। रिलायंस सारी चीज करती है, रिलायंस तेल का भी काम कर रही है, रिलायंस सर्विस भी प्रोवाइड करवा रही है, रिलायंस आपका जैसे गारमेंट वगैरह इनके अंदर भी है, ठीक है, या रिलायंस मार्ट भी आपका है ना। एक रिलायंस ट्रेंड के नाम से नया ये मॉल वगैरह आजकल चल रहे हैं, ठीक है, वो भी किसके अंदर है? रिलायंस के अंदर।
और कर की अक्षमता के आधार पर सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? टाटा। यानी कि टाटा सबसे ज्यादा टैक्स पे करती है भारत के अंदर, जो टाटा कंपनी है। गाड़ियां आती होगी टाटा की, देखा होगा आपने, सारी चीजें आती है टाटा की, ठीक है। तो वो जो टाटा कंपनी है सबसे बड़ी है कर के आधार पर। एक दूसरा होता है सार्वजनिक क्षेत्र, यानी कि जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट कंपनियां, ठीक है। अब सरकार पूरी तरीके से जिस कंपनी के ऊपर सरकार का पूरे तरीके से अधिकार होता है उसको हम क्या कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र, या फिर एक और नाम भी बोलते हैं इसको पब्लिक सेक्टर, ठीक है। जो टेक्निकल बच्चा है वो इसको न जानते हैं पीएसयू के नाम से, पब्लिक सेक्टर, ठीक है, अंडरटेकिंग, पीएसयू बोलते हैं इसको, ठीक है। जो सरकारी जो कंपनियां होती है, जैसे कोई बच्चा बीटेक कर गया, उसके बाद में या तो एनटीपीसी के अंदर सिलेक्शन हो गया या सेल के अंदर हो गया, तो जो बड़ी बड़ी महारत्ना कंपनियां उनको पीएसयू के नाम से बोलते हैं, जिनके ऊपर कंप्लीटली किसका अधिकार हो? सरकार का अधिकार होता हो। ये जो कंपनियां होती है सार्वजनिक जो क्षेत्र है, ये किसके लिए होता है? विकास और समाज कल्याण। आपसे पूछा जाएगा कि स्वामित्व के आधार पर विकास तथा समाज कल्याण के लिए कौन सा क्षेत्र होगा? सार्वजनिक। ये केवल क्या करते हैं? विकास, डेवलपमेंट करते हैं, और क्या करते हैं? समाज कल्याण। क्या करते हैं? समाज का कल्याण। जैसे आपने देखा होगा अभी जो एनटीपीसी है, ठीक है, जो बिजली का उत्पादन करती है, तो ये क्या करती है? विकास भी करती है और समाज की सेवा के लिए क्या करती है? बिजली का निर्माण करते हैं। बहुत सस्ते के अंदर बिजली प्रोवाइड करवाते हैं हम लोगों को ये, ठीक है। तो इसीलिए सबसे बड़ी जो पब्लिक क्षेत्र जो कंपनियां हैं कौन सी है? रेलवे, ठीक है। रेलवे भी बहुत बड़ी कंपनी है। और कौन सी है? महारत्न, महारत्न लाइक दैट सेल, ठीक है, एनटीपीसी, ठीक है। ये सारी क्या है? महारत्ना कंपनीज हैं, ठीक है। तो ये जो कंपनियां हैं ये किसके अंदर आएगी? आपकी सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर। अब जैसे हम बात करते हैं इस कोचिंग इंस्टीट्यूट की, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वरूप के आधार पर कौन से सेक्टर के अंदर आएगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो कोचिंग सेंटर है ये किसके अंदर आएगा? तृतीयक में अंदर आएगा। और दूसरा शर्त के आधार पर संगठित के असंगठित, असंगठित यानी कि अनऑर्गेनाइज, ठीक है। और उसके बाद में यहां पर देखेंगे निजी या सार्वजनिक है, किसके अंदर है? निजी, यानी कि क्या हो जाएगा? प्राइवेट है। क्या हो जाएगा? प्राइवेट है। अगर हम देखते हैं एग्रीकल्चर, खेती, ठीक है, तो खेती का सबसे पहले प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी के अकॉर्डिंग किसके अंदर आएगा? प्राइमरी के अंदर। किसके अंदर आएगा? प्राइमरी। उसके बाद में अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है ना। मान लो बीमारी आ गई, छुट्टी मारने की मर्जी थी, तभी जाकर स्प्रे करना पड़ेगा, है ना। क्या कोई फिक्स होता है छुट्टी इस दिन? नहीं होती, ठीक है। उसके बाद में अगर यहाँ पर देखें हैं तो क्या होगा? निजी, यानी कि हमारी खुद की प्रॉपर्टी होती है वो, ठीक है। जब चाहे तब जाएंगे, जब मन करे तब छुट्टी करेंगे, ठीक है। जब मन करे उतनी सैलरी ले लेंगे, है ना। क्या फिक्स है कोई सैलरी? नहीं, कभी ज्यादा कभी कम। तो इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर? प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कुछ हर स्टूडेंट्स को 5-5 इनके एग्जाम्पल लिख के लेके आने हैं, ठीक है। कोई भी चीज उठाओ, जैसे हम उठाते हैं ब्यूटी पार्लर है, कौन से सेक्टर में आता है? तृतीयक। उसके बाद में ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड? अनऑर्गेनाइज्ड। उसके बाद में प्राइवेट, है ना। अब मान लो किसी के पापा जॉब करते हैं कोई फैक्ट्री के अंदर, ठीक है, जैसे थर्मल पावर प्लांट के अंदर कार्य कर रहे हैं, तो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी किसके अंदर आएंगे? किसके अंदर आएंगे? जॉब कर रहे हैं तो किसके अंदर आएंगे? तृतीय, ठीक है। थर्मल के अंदर काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड होगा कि अनऑर्गेनाइज्ड? ऑर्गेनाइज्ड। क्या होगा? ऑर्गेनाइज्ड। अब निजी एक सार्वजनिक है, वो सार्वजनिक है। क्या है? सार्वजनिक, यानी कि गवर्नमेंट है। इस तरीके से 5-5 एग्जाम्पल आप लिख के लिया ना, आपकी जो चीजें डाउट है थोड़ा मोटा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक हम समाप्त करते हैं, बाकी जो बचा हुआ वो अगली क्लास के अंदर करेंगे।